तो लीज के टॉपिक से ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये जो पेजेस आपके सामने, मैं ये आपके साथ पीडीएफ में शेयर भी हो गए हुए हैं। अगर नहीं भी कल कोई था तो इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। तो मीनवाइल मेरे साथ साथ डिस्कशन स्टार्ट करना। तो हम अपनी ज़रा फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लीज के चैप्टर से। ठीक है जी, रेडी हैं? काइंडली स्टार्ट करें। स्टैंडर्ड का रेफरेंस है IFRS 16, IAS 16 नहीं, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हम इस वक्त लीज के स्टैंडर्ड में है, तो ये IFRS 16 है। इसका पार्ट 1 लिखा हुआ है। पार्ट 1 का मतलब अभी हम इनिशियली ये सारा स्टैंडर्ड काफ़ी बड़ा लेंथी है, सारा कवर नहीं करेंगे। इसका एक पोर्शन करेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर जब थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लीज के स्टैंडर्ड पे आने से पहले हमें ज़रा कुछ पुरानी चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। तो आ जाए ज़रा, ये फर्स्ट पेज जो मेरे साथ फर्स्ट पेज जो आपके पास है, ये ज़रा मेरे साथ प्रेजेंट वैल्यूज़ और उसकी कैलकुलेशन के हवाले से ज़रा चीज़ें कुछ रिवाइज़ कर लें। तो इससे पहले कि हम अपने ये डिस्कशन स्टार्ट करें कि लीज़ क्या है, उसकी काउंटिंग वगैरह कैसे होती है, हम ज़रा कुछ बेसिक्स रिवाइज करने के लिए कुछ फार्मूले ज़रा डिस्कस करने लगे हैं। FAR में IAS 36 इम्पेयरमेंट, कुछ प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होपफुली हमने पढ़ा हुआ है। तो आए ज़रा वहाँ से ज़रा कुछ फार्मूले इनिशियली कुछ रिवाइज करना। चला दो बैठा जी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी करें शुरू। जी, प्रेजेंट वैल्यू बेटा अगर कैलकुलेट आपने करनी हो तो उसके लिए दो फार्मूले हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है किसी फ्यूचर वैल्यू की, अगर आपने आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक डिस्काउंटिंग का फार्मूला भी यूज़ हो जाता है। 1+I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट है, इसे शायद R भी कह सकते हैं रेट के लिए, और फिर -N है। एक कंपाउंडिंग भी होती है। कंपाउंडिंग होती है आज प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। -N उसका फिर पॉजिटिव N उसका फार्मूला हो जाता है। लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी फ्यूचर वैल्यू की अगर आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए एक तरीका ये कि डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज़ कर लिया जाए। एक दूसरा तरीका भी है कि एन्यूटी का फार्मूला यूज़ कर लिया जाए। मैं चाहूँगा कि जो फार्मूला आपके सामने आ रहे हैं इनको ज़रा एटलीस्ट आप देख के ज़रा बोल के ज़रा रिवाइज़ कर लें ज़रा। फार्मूला डिस्काउंटिंग का क्या है? 1+I - N, और एन्यूटी का फार्मूला जो लिखा हुआ है 1 - 1+I स्टैंड्स फॉर वंस अगेन इंटरेस्ट रेट है, -N है और डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो देर आर टू फार्मूलाज दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि कब डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज़ होता है और फिर कब एन्यूटी का फार्मूला यूज़ हो जाता है। तो आइए ज़रा कुछ एग्जांपल्स की बेस पे बात आगे बढ़ाएं। कुछ वैसे ये जहन में आ गया कि कभी ये सुनी हुई बात फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रही कहीं? जी सर, थोड़ी सी ज़रा इन्वॉल्वमेंट रखें मेरे सामने, ज़रा फिजिकल स्टूडेंट्स नहीं है उस तरह से, तो ज़रा आइडिया होता रहे कि आप लोग साथ इन्वॉल्व हैं या नहीं। चलो आगे। जी सर, आए एक छोटी सी एग्जांपल से, शायद इस तरह की एग्जांपल आपने पहले भी देखी हो। इमीडिएटली जहाँ ये फार्मूले लिखे हुए हैं, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। ये कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सपोज, कैलकुलेटर पकड़ें जी। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे सपोज 1 लाख एट द एंड ऑफ 5 years, एंड सपोज इंटरेस्ट रेट इज 10%। एक सेकंड, जो एन्यूटी का फार्मूला है वो एक सेकंड के लिए ज़रा जहन से निकाल दें। आप पहले डिस्काउंटिंग का अप्लाई करें, बाकी फिर मैं बताता हूँ कि एन्यूटी का ये फार्मूला कब यूज़ हो जाता है। तो सपोज एक कंपनी है जिसने 5 साल बाद 1 लाख रुपया पे करना है, और सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपसे रिक्वायर्ड है कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। तो तरीका ये होता है कि आप फ्यूचर वैल्यू लें, आज से 5 साल बाद 1 लाख है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज़ करें। 1+I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है। जब भी आप फार्मूला में लिखेंगे तो इंटरेस्ट रेट सॉल्व करके लिखा जाता है। अगर रिवाइज करना तो कर लें ज़रा। 10% है तो 10/100 अगर आप करेंगे, या 10 के बाद परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। अगर ये 15% हो तो 0.15 हो जाएगा। 12% हो 0.12 हो जाएगा। 8% अगर हो तो ये 0.08 हो जाएगा। 9 हो तो 0.09। तो 10 से अगर नीचे तो 0.09, 0.08 वगैरह हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 0.8 लिखेंगे तो 80% बन जाएगा। तो सॉल्व करके लिखा जाता है। तो 0.1 मीन्स 10%, और फिर -5 years हैं तो -5 करेंगे
तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पार्टिसिपेशन रखें प्लीज़, आंसर बताएं। जी सर। जी कोई आप में से भी बताइए जी। 62,092। 1 लाख क्या है, फ्यूचर वैल्यू है 5 साल बाद, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 62,092। छोटी छोटी वर्किंग है, अभी आपके पास उसमें नोट्स अगर नहीं भी हैं तो अपने रजिस्टर पर ज़रा वर्किंग करना शुरू करें, ज़रा लिखें। जी कोई कन्फ्यूजन? चल रहा है कि नहीं? जी सर, थोड़ा सा आगे चलें सर, नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब आए ज़रा सबसे पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करें कि ये जो पहली लाइन पढ़ी थी और ये लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। वहाँ लिखा था कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, फर्स्ट लाइन में जो पहली एग्जांपल थी, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 1 लाख देना था 5 साल बाद। अब ये कहता है 1 लाख देना एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इट मीन्स हर साल के एंड पे, अगले 5 साल, हर साल के एंड पे 1-1 लाख देना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में एक दफ़ा 1 लाख रुपए की अमाउंट थी जो 5 साल बाद पे होनी है। यहाँ इस लाइन में 1 लाख है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, और अगले 5 साल है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे भी 1 लाख देना है, सेकंड ईयर के एंड पे भी, थर्ड ईयर के एंड पे भी, एंड सो ऑन। तो वंस अगेन बेटा, इसमें डिस्काउंटिंग का फार्मूला लग सकता है, लेकिन कैसे? वो अमाउंट जो आज से 1 साल बाद देनी है 1 लाख, उस सिंपल डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगाएं। 1 प्लस वही रेट नीचे 10% है, ठीक है, तो 0.1 हो जाएगा, -1 आज से 1 साल बाद जो देना है। इसी तरह अगर मैं चलता जाऊँ, 1 लाख, 1 + 0.1, -2 आज से 2 साल बाद, 1 + 0.1, -3, -4। एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ आ गया, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है और जो सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल में था एक ही दफ़ा 1 लाख, जी ईच ईयर प्लीज़ लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है समझ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में था एक ही दफ़ा 1 लाख आपने 5 साल बाद देना है, और सेकंड एग्जाम्पल में कि हर साल के एंड पे अगले 5 साल तक आपने 1-1 लाख अगर पे करना, तो हम हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग ले लेंगे। वो अमाउंट जो आज से 1 साल बाद है उसका -1n हो जाएगा, जो 4 साल बाद है -4 एंड -5। ठीक है प्लीज़, ये ज़रा लिख के कर लिया, आप भी ज़रा कंप्लीट करें, ज़रा आंसर्स बताएं इसके। ये बड़ा प्लीज़ क्लियर हो गया सब? जी समी डिफरेंस समझ आ गया? अपनी वर्किंग करें, अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर्स आ रहे हैं। जी साहिल, ठीक है, जज़ाकल्लाह, टोटल कर रहे हैं आप अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं फिगर देखूँ 90909, ठीक है, मुझे सारी फिगर्स चाहे ना बताएं, लेकिन एटलीस्ट खुद सॉल्व करें। आपके लिए ज़रा टाइप करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन सॉल्व ज़रूर करें। 82645, नोट कर लें ज़रा। 75131, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ इफ एनी। अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ में राउंड ऑफ करना, 62092, और देन फिर इसका एक सम भी करें। सम ज़रा काइंडली बता दो। ये ठीक है, ये फिगर्स ठीक है, बस फिगर्स ठीक है। 379079 लिखे। तो अगर हर साल के एंड पे अगले 5 साल तक आपने 1-1 लाख रुपया पे करना है और 10% रेट है, तो सिंपली जो फार्मूला डिस्काउंटिंग का है उसे अलहदा अलहदा 5 दफ़ा अप्लाई किया जा सकता है। ये वर्किंग अगर कर ली है तो बता दीजिएगा ज़रा।
एनी कन्फ्यूजन प्लीज। अच्छा, अगर मैं जब आपसे पूछता हूँ कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन जिनका क्वेश्चन हो वो फिर पूछ लिया करें साथ साथ। अगर नहीं है क्वेश्चन तो ठीक है, रिस्पॉन्ड करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई है तो साथ साथ। ठीक है सर। चलें बेटा, अब इसके बाद अगली बात जरा और मेरी ध्यान से सुना। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के फार्मूले दो हैं, डिस्काउंटिंग भी है, एन्यूटी भी है। डिस्काउंटिंग का फार्मूला मैंने दोनों एग्जांपल्स में अप्लाई किया है। तो अगर आपने फ्यूचर वैल्यू हो, प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो, तो आप डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें 5 अमाउंट्स हो गई थी। तो अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हो जाएं, अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हो जाएं लेकिन वो सिमिलर हों, एक से ज़्यादा अमाउंट्स हैं, सिमिलर हों, और उनमें जो टाइम का गैप है वो भी अगर कांस्टेंट हो, एक से ज़्यादा अमाउंट्स हो, अमाउंट्स लेकिन सिमिलर हो, मसलन जिस तरह 1 लाख है तो 1 लाख ही हो, 2 लाख है तो 2 लाख ही हो, 1.5 लाख हो, वगैरह वगैरह, अमाउंट्स भी सिमिलर हो, और टाइम का गैप अगर एनुअल है तो सब अमाउंट्स में एनुअल हो, क्वार्टरली है, सेमी एनुअल है तो सब में सेम हो। तो अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हैं, सेम है, और टाइम गैप भी सेम है, तो रादर देन कि हम बार बार ये डिस्काउंटिंग का फार्मूला अलहदा अप्लाई करें, हम इस वर्किंग को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, टाइम सेव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एन्यूटी। अगर एक ही अमाउंट है और उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो कोई एन्यूटी का फार्मूला नहीं लगना, फिर डिस्काउंटिंग ही लगानी है। अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हैं, सिमिलर हैं, और टाइम गैप भी सेम है, तो आप टाइम सेव करने के लिए, ये जो टोटल आंसर आया है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम एन्यूटी का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो एन्यूटी का फार्मूला कब लगता है? मैंने 3 चीज़ें बोली हैं, रिक्वेस्ट मैं 2-3 दफ़ा रिपीट भी किया है। एक से ज़्यादा अमाउंट्स हों, लेकिन वो अमाउंट सेम होनी चाहिए, और उनका टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में कोई 1 लाख है पहले, फिर 2 लाख हो जाए, फिर 1.5 लाख हो जाए, तो फिर एन्यूटी का फार्मूला आप नहीं इकट्ठा लगा सकेंगे, फिर आपको अलग-अलग वर्किंग ही करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हो जाए तो फिर आपको अलग-अलग वर्किंग करनी है। आप वर्किंग एन्यूटी के फार्मूले से तभी कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा सिमिलर अमाउंट्स हों और उनका टाइम गैप भी सेम हो जाए। तो मैं ज़रा अप्लाई करके देखता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर तकरीबन वही आएगा। एन्युटी का फार्मूला अगर लगाना तो उसका तरीका क्या होता है? आप एनुअल इंस्टॉलमेंट लें, एनुअल अमाउंट लें 1 लाख। एन्युटी का फार्मूला एक दफ़ा ज़रूर बोल दें ताकि रिवाइज हो जाए। 1 - 1 + i - n है, और डिवाइड बाई एन आई भी है, मैं उसे ज़रा अप्लाई कर दूँ। तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेनी है आपने, तो उसके बाद 1 - 1 + रेट वही 0.1 है, -5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और जिनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 5 अमाउंट्स हैं, 0.1 डिवाइड बाय आंसर। काइंडली सब लोग सॉल्व करें। ये अप्रॉक्सीमेटली, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ इफ एनी, शायद डिफरेंस ना ही आए। जी राउंड ऑफ बेटा कर लें प्लीज़। 379,078 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो रुपीज़ में काइंडली राउंड ऑफ करें। राउंडिंग ऑफ पे कोई टेंशन लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। 379 अप्रॉक्सीमेटली क्या जी? 079 ही है जी। मेरी इस बात का मतलब ज़रा एक दफ़ा दोबारा काइंडली सुन लें ज़रा। आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन कब? अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हैं, आप उनकी अलग अलग सिमिलर अमाउंट्स भी अगर हैं, तो डिस्काउंटिंग का फार्मूला लग सकता है। ये बात नहीं हो रही कि डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा नहीं सकते, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। फिर अगर ये फॉर एग्जांपल 5 से भी ज़्यादा हो जाए, 8 हैं, 10 हैं, तो अलग अलग वर्किंग करने में कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। उसको उस सिचुएशन में टाइम को कैसे सेव किया जा सकता है कि अगर एक से ज़्यादा अमाउंट सिमिलर और टाइम इंटरवल भी सेम है, कि आप एन्यूटी का फार्मूला भी इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग लगा के इकट्ठा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये जो मैंने बोला बार बार, ये आपके पास अभी लिखा भी है, मैं वहाँ से भी पढ़ देता हूँ, लेकिन एक दफ़ा ज़रा अपने हाथ से अगर वर्किंग कर ही रहे हैं तो ये एन्यूटी का फार्मूला भी ज़रा अप्लाई कर लें। और ये फार्मूला करनी ज़रा याद भी होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में बार बार इसने आना है, तो ज़रा बोल के लिखिएगा ज़रा। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़? ये आवाज़ का इशू है कोई? वो मुझे कह रहे हैं डबल आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं है। ये आवाज़ ठीक है? ये आवाज़ ठीक है? चले कह रहे हैं अब ठीक है जी। जोहेब अब ठीक होगी आवाज़? और भी शायद उस्मान।
अब इस वक्त इशू तो नहीं? ये वो कह रहे हैं मुबीन की आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ कट रही है। जी अब कर ली ज़रा एक दफ़ा, ज़रा जिनको प्रॉब्लम महसूस हो रहा था ज़रा देख लें कोई अब आवाज़ का इशू तो नहीं? अब रिजॉल्व है जी? जी ठीक है जी, प्लीज़ वर्किंग लिख लीजिए। चले ठीक है जी, अब आवाज़ अल्लाह का शुक्र है ठीक है जी। बेटा ये एक पैराग्राफ भी अभी आपके सामने जो मैं बोल रहा था लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ द पेज समवेयर। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, जी सेंटर ऑफ द पेज समवेयर। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन, अबव कैलकुलेशन का मतलब ये जो हमने अलग अलग कैलकुलेशंस की थी, वी कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ एन्यूटी, लेकिन कब? इफ़ मोर देन वन इंस्टॉलमेंट्स। एक दफ़ा दोबारा फाइनल रिपीट करना है, अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हैं तभी यूनिटी का फार्मूला लगना है, लेकिन वो भी कब? However, this formula can only be used if the amounts are same and the interval between the amounts is, interval का मतलब टाइम पीरियड भी अमाउंट्स का कांस्टेंट हो जाए। जी एनी कन्फ्यूजन? फार्मूला दो ही है, डिस्काउंटिंग का फार्मूला बोल के सुनाया जरा अपने आप को, 1 + i - n, और एन्यूटी का बोलें 1 - 1 + i - n डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आई। चलें आइए दो तीन एग्जांपल और करके ज़रा बात को ज़रा कंप्लीट कर लें। एक जहाँ ये कैलकुलेशन हुई है 379,039, उसके बाद एक डॉट सा लगा हुआ है, पढ़े मेरे साथ, कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा प्लीज़। फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹71465, आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें ऑन करना है क्लास, मोबाइल नहीं, ये मोबाइल दे दें फिर इसे जी। फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹71,465 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और इंटरेस्ट रेट 16% है। ठीक है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 4 हैं, एनुअल हैं, 71,465 है। वर्किंग मेरे साथ से ज़रा कर लें, जस्ट एक रिवीजन हो जाएगी ज़रा। जी सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्या एन्यूटी लग सकता है? एक से ज़्यादा हैं, सिमिलर भी हैं, और एंड ऑफ ईच ईयर भी हैं। तो एन्यूटी कैसे लगाया जाता है? किसी एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ले लें, पर एनम अमाउंट ले लें, पर इंटरवल अमाउंट 71,465। अब एन्यूटी का फार्मूला जहन में लाएं, 1 - 1 + अब 16% को कैसे लिखें? 0.16 हो जाएगा। ये ज़रा सॉल्व करके चेक कर लें आप लोग एक दफ़ा। 16% 0.16 माइनस, अब 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो -4 आ गया, और डिवाइडेड बाय 0.16। सब लोग प्लीज़ रूल सॉल्व कीजिएगा, ये बार बार अभी आगे रिपीट होनी है वर्किंग्स, तो इसी वक्त क्लियर कर लें ज़रा। जी बेटा प्लीज़, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर कर ली ज़रा, 19972 शायद बनता है। ठीक है, लिख लें, राउंड ऑफ किया करें, अगर पॉइंट्स में आंसर जा रहा है तो नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करें, जिस तरह पहले भी आपको आइडिया है। राउंडिंग ऑफ की तो टेंशन नहीं है ना, फिगर्स को राउंड ऑफ किया करें रिलैक्स होकर। एग्जाम हॉल में तो नहीं राउंडिंग ऑफ पर टाइम वेस्ट करते, वहाँ तो याद ही नहीं रहता कि राउंडिंग ऑफ भी कोई चीज़ होती है। तो उन्हीं चीज़ों पे क्लास में भी फोकस करें जो एग्जाम में रेलिवेंट है, वहाँ तो सिर्फ बहस ही होती है कि किस तरह कुछ सवाल हो जाए। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आप लोग बता रहे हैं मुझे 19972 शायद बन जाएगा, 1999 सॉरी। एनी कन्फ्यूजन? चलता जाऊँ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स से सारे स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू करूँ। फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 2000 पेबल के बाद अंडरलाइन करें,
बल्कि आपके पास पेज नहीं होंगे शायद। पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मैं कर देता हूँ आपके ब्याह। तो पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर पहले था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, लेकिन कॉन्सेप्ट की कोई इशू नहीं है, 10% रेट है। सिर्फ क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड को समझने के लिए 2000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। लेट्स अज्यूम, पहले समझ लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लेट्स अज्यूम अगर आज डेट हो 1 जनवरी 2023 सपोज, तो 2023 वाली जो अमाउंट है वो फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब इसी दिन पे हो जाएगी। तो 4 अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो उसको कैसे लिखता जाऊँ? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट हो जाएगी 1 जनवरी 2024, 2000, 1 जनवरी 2025, फिर 2000 है, फिर 1 जनवरी 2026। तो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। डेट बिगिनिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके डाटा में उसने कहा है। कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि 2023 वाली अमाउंट 2023 के शुरू में, अगर सपोज आज डेट 1 जनवरी 2023 है, फिर 24 वाली अमाउंट 24 के स्टार्ट पे, 25 वाली उस साल के, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर अगर हो तो जिस साल से रिलेटेड उस साल के एंड में है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू बेटा लेनी है हमने, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज। तो अगर आज डेट 1 जनवरी 2023 है और पहली अमाउंट आज ही पे हो रही है, तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही 2000 होगा जो हमने देना है? ये बात क्लियर है प्लीज? अगर पहली पेमेंट आज ही है और आज ही हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 2000 ही हो जाएगी। और जब बाकी 3 अमाउंट्स रह गई हैं, अब ये क्योंकि सेम है, 1 2 3 सिमिलर अमाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ हम एन्यूटी भी लगा सकते हैं। तो पहली की तो प्रेजेंट वैल्यू 2000 एज इट इज़ आ गई, और बाकी जो 2000 की 3 अमाउंट्स रह गई हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फिर हम एन्यूटी के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला वही है 1 माइनस रेट, फिर अब 10% दोबारा हो गया है इस डाटा में। तो माइनस अब 3 कर रहा हूँ, 3 ऐसी इंस्टॉलमेंट्स है जिनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। ठीक है, अगर यही डाटा होता है फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो फिर चारों इंस्टॉलमेंट्स ऐसी हैं जिसमें इंटरेस्ट है, तो उसको हम -4 करके वर्किंग कर लेते हैं। तो पहली अमाउंट अगर बिगनिंग हो गई है तो वो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद फिर रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी के फार्मूले से इसलिए ली जा सकती है क्योंकि वो सेम अमाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, सेम है, उनका टाइम गैप भी एनुअल 1 साल ही बनता है। बात कुछ क्लियर हो गई है? कोई नया फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो सारी इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट है, और अगर बिगिनिंग में पेमेंट्स हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स को फिर हम गौर से देख लिया करेंगे। इस वक्त वो सिमिलर है तो हमने एन्यूटी लगा लिया, अगर वो डिसिमिलर होती तो ऑब्वियसली फिर डिस्काउंटिंग लग जाना था। ठीक है, लिख भी लें, और मुझे फिर फाइनल एक आंसर ज़रा काइंडली अगर बता दें, उससे मुझे भी ज़रा आइडिया हो जाएगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्लास में है या नहीं है। जी 6 9 समथिंग मुझे बताया जा रहा है, बाकी भी सॉल्व करें। और डेफिनेटली जब आप ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे तो इसमें पहला 2000 एज इट इज़ आ रहा है, वो भी फिगर है, लेकिन उसको हम एन्यूटी या डिस्काउंटिंग में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि वो 2000 आज ही है और देयरफॉर उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम ही है। जी ज़ुहैब जज़ाकल्लाह, लेकिन प्लीज़ बेटा राउंड ऑफ काइंडली करें, वेर एवर इज़ रिक्वायर्ड, रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें। 6974 अप्रॉक्सीमेटली। जी अगर कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा मुझे बता दीजिएगा सारे। चले आए, ये जो आपके सामने कुछ फार्मूले आए हैं, ये तो हमने इसलिए ज़रा रिवाइज़ कर लें कि हमें लीज़ के इस टॉपिक में ज़रूरत थी। अब आए ज़रा हम फॉर्मली ज़रा लीज़ के स्टैंडर्ड की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक सेकेंड।
चलें जी, आए पहले सबसे पहले लीज के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। लीज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं छोटी सी एक डायग्राम सॉर्ट ऑफ बनाने लगा हूँ, ये फिर आप बना लीजिएगा, लेकिन पहले सुनना ज़रा। आई होप कि कम से कम ये वर्ड शायद आपने कभी ज़िंदगी में ज़रूर सुना हो, लीज। लीज का कॉन्सेप्ट बड़ा ये है कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर फॉर एग्जांपल जीशान है। जीशान साहब ये चाहते हैं कि वो होंडा कार चलाया करें। जी ज़रा देखते रहें, ज़रा ये वीडियो स्टक है शायद, इधर से कैमरा ये देख लें एक दफ़ा, ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ज़रा सही तरह फाइनल कर लो। ये इधर से ये वीडियो नहीं रिले हो रही, ये कैमरा स्टक हुआ। जी सपोज़ मिस्टर जीशान कोई हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास होंडा कार हो, वो होंडा कार ड्राइव किया करें। अब एक तो सिंपल तरीका क्या है कि जीशान साहब किसी शोरूम में जाएं, होंडा कार परचेज़ करें और इसका इस्तेमाल करें, उसके ओनर बन जाएं। तो सपोज़ उन्हें जो होंडा कार पसंद है, लेट्स अज्यूम वो 10 मिलियन की है, 1 करोड़ की है फॉर एग्जांपल कॉस्ट। तो एक स्ट्रेट वे क्या हो सकता है कि जीशान साहब इस कार को परचेज़ करें, उसे यूज़ करें, और अगर वो परचेज़ कर लें तो वो क्या एंट्री करेंगे, होंडा कार डेबिट कैश क्रेडिट, चेक से पेमेंट हुई बैंक क्रेडिट। लेकिन अब अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे लोग जो इकट्ठे सारे पैसे पे करके कोई एसेट परचेज करने की पोजीशन में ना हो, उन लोगों के लिए बैंक्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में अरेंजमेंट कर लेते हैं। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल अब जिशान साहब ने ये गाड़ी यूज़ करनी है, लेकिन उनके पास ये सारे पैसे नहीं हैं, तो बैंक्स इस केस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इनिशियली बैंक जो है या लीजिंग कंपनीज होती हैं, बैंक या लीजिंग कंपनी पहले खुद से इस होंडा कार को ख़रीद लेंगे, वो कार फिर हैंडओवर हो जाएगी जीशान को, और जो पैसे हैं वो बैंक्स इंस्टॉलमेंट में फिर जीशान से ले लेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन में जीशान साहब को होंडा कार चाहिए, तो उन्होंने एक लीजिंग कंपनी को अप्रोच किया। लीजिंग कंपनीज बैंक्स भी होती हैं, बैंक्स भी लीजिंग का बिजनेस करते हैं, और समटाइम्स ये अलग स्पेशलाइज कंपनीज भी लीजिंग का बिजनेस करने के लिए बनती हैं। तो लेट्स से इनको लीजिंग कंपनी है जिनके साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है। अब इनिशियली होगा ये कि कार को परचेज करेगा, लीजिंग कंपनी इस कार को परचेज करेगी, लेकिन डेफिनेटली अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, जीशान के लिए। इनिशियली अगर कार परचेज करेगी लीजिंग कंपनी, तो एंट्री बताएं लीजिंग कंपनी क्या करेगी, कार डेबिट एंड कैश क्रेडिट, मतलब वो कार फिर उसके नाम होगी, ऑब्वियसली उसने पैसे दिए हैं। लेकिन जब वो कार परचेज हो जाएगी तो वो हैंड ओवर हो जाएगी जीशान को, इस्तेमाल अब जीशान करेगा। तो अगर इस तरह से सारा अरेंजमेंट हो जाए तो इसे लीज अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन क्या लीजिंग कंपनी बस जीशान से इंस्टॉलमेंट्स में 10 मिलियन की कॉस्ट ही रिकवर करेगी? जस्ट कॉस्ट तो रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि उसने पैसे अब फिर ये 3 ईयर्स 5 ईयर इस तरह का टाइम पीरियड भी होता है। तो पैसे क्योंकि जीशान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता साथ देने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स बनाने का तरीका ये होता है कि पहले कॉस्ट ली जाएगी, उसमें फिर बैंक अपना जो भी रेलिवेंट इंटरेस्ट बनता है उस टाइम पीरियड का, उसकी फिर वर्किंग है वो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 8 लाख रुपया को उसने इंटरेस्ट ऐड किया, टोटल हो गया 10.8 मिलियन। 10.8 मिलियन में अब प्रिंसिपल अमाउंट भी है, प्रिंसिपल अमाउंट वो कॉस्ट है 10 मिलियन, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। तो 10.8 मिलियन अब टोटल अमाउंट बन गई है जो लीजिंग कंपनी जीशान से लेगी
इंस्टॉलमेंट्स में लेगी। लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 ईयर्स हैं और 5 ईयर्स में सपोज एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये क्वार्टरली भी हो सकती हैं, सेमी एनुअल भी हो सकती हैं। तो सपोज अगर 5 से डिवाइड करें, एक मिनट आंसर बताइए। 10.8 डिवाइड बाय 5 अप्रॉक्सीमेटली 2.16 है। तो सपोज 2.16 मिलियन, 2160000 अगर मैं रुपीज़ में लिखूँ, 21,60,000। अब ये मैंने एनुअल बना दी इंस्टॉलमेंट, ये मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, फिर ये एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड भी हो सकती हैं, एट द एंड मीन्स एरियर एडवांस, इस तरह के वर्ड्स भी आपने सुने होंगे, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स अज्यूम ये एक इंस्टॉलमेंट की मैंने एक अमाउंट बना ली। क्या इंस्टॉलमेंट की इस अमाउंट में प्रिंसिपल वापस हो रहा है? प्रिंसिपल का मतलब वो 10 मिलियन जो उसकी कॉस्ट थी, और इसमें इंटरेस्ट भी है। तो ये जो लीज की फिर इंस्टॉलमेंट होती है, या इस इंस्टॉलमेंट को फिर रेंटल भी कहते हैं, लीज रेंटल, लीज इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, लीज रेंटल भी कह सकते हैं। इस लीज रेंटल में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रही होती है, और साथ इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे हो रही होती है। तो इसी सारी सिचुएशन में अगर एक पर्सन है जिसने कोई एसेट किसी लीजिंग कंपनी से इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट के अगेंस्ट लिया है, तो ये फिर लीज अरेंजमेंट कहलाता है। एक छोटी सी बात और, कि लीज अरेंजमेंट में दो पार्टीज होती हैं। दो, जो लीजिंग कंपनी है जिसने एसेट ख़रीद के लीज पे देना है, उसे बोलते हैं लेसर, लेसर या लेसर जिस तरह भी प्रोनाउंस कर लें। और जिसके ने एसेट इस्तेमाल करना है और पैसे इंस्टॉलमेंट में देने हैं, उसको फिर लीज अरेंजमेंट में बोला जाता है लेसी। तो देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द लीज अरेंजमेंट, लेसर एंड लेसी। एसेट ख़रीदता कौन है? लेसर। इनिशियली नाम भी किसके होता है? लेसर के। लेकिन ड्यूरिंग द लीज टर्म, अब लीज टर्म का मतलब 5 साल 3 साल जो भी अरेंजमेंट हो जाए, जो भी जितने अरसे में लेसी ने पैसे देने, लीज टर्म में एसेट इस्तेमाल लेसी कर रहा होता है, लेकिन नाम एसेट बैंक ही होता है। बैंक नाम पे नाम इनिशियली ट्रांसफ़र नहीं करता है, एक सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। अगर कभी भी लेसी इंस्टॉलमेंट्स में डिफ़ॉल्ट करे तो लेसर कह सकता है कि मेरा एसेट वापस कर दें। हाँ, समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी का लेसर से ये अरेंजमेंट हो कि आखिरकार जब लीज टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर लीगली भी एसेट समटाइम लेसी के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द लीज टर्म नाम होता है जनरली लेसर के, और इस्तेमाल कर रहा होता है लेसी, और उससे बेनिफिट्स ले रहा होता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी फिर अब इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि लेसी अपनी बुक्स में इस लीज को कैसे अकाउंट फॉर करेगा, और फिर लेसर अपनी बुक्स में लीज की कैसे अकाउंटिंग करेगा। तो इनिशियली एक छोटी सी डायग्राम सॉर्ट ऑफ अपने पास अगर रजिस्टर में नोट हो जाए, नाम ज़रा लिख लें, बोल लें, तो ज़रा मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ काइंडली। कोई कन्फ्यूजन भी है, कुछ क्वेश्चन है वो भी पूछ लें। वैसे तो अपने लीज का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर सुना होगा, और जनरलाइज बातें कुछ आपको आइडिया भी होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ भी है, वो बाकी फिर मेरे लिए छोड़ें, इंशाल्लाह इस तरह से अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मेरी इस डिस्कशन में, तो वो ज़रूर मुझे काइंडली बता दें, लिख भी लें, और अगर कोई किसी की कन्फ्यूजन है तो बता दें। जी बेटा, टाइम वैल्यू मनी है या इंटरेस्ट है? टाइम वैल्यू मनी ही को लोग इंटरेस्ट भी कह देते हैं। तो बाकी अगर आप किसी और स्पेसिफिक पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस वक्त इस तरीके से उसे ज़रा समझाना मुश्किल है। लोग टाइम वैल्यू मनी को ही इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, बैंक ये कहता है कि 10 मिलियन की अमाउंट है, आप क्योंकि इकट्ठा नहीं दे रहे, टाइम टाइम बेसिस पे दे रहे हैं, तो फिर उस टाइम की वो पेमेंट भी ले रहा है, जो डेफिनेटली इंटरेस्ट है। बाकी उसे कोई अच्छा खूबसूरत नाम देना हो तो वो अपने दिल की तसल्ली के लिए दिया जाता है, लेकिन ये है वही
जो आपका महसूस हो रहा है। ठीक है बात, सॉरी फरहाद शायद। जी एनी कन्फ्यूजन? लीज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जी प्लीज़? कौन से नाम? लेसर, लेसी। एसेट कौन खरीदता है शुरू में? लेसर। किसे हैंड ओवर कर देता है? और जिस टाइम के लिए हैंड ओवर करता है उसे लीज टर्म कहते हैं। लीज टर्म में कौन किसे पेमेंट करता है? लेसी लेसर को, और उस पेमेंट को लीज रेंटल या इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बोला जा सकता है। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल पोर्शन भी होता है और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी होता है। आए ज़रा थोड़ा सा डेफिनेशन और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की बेस पर ज़रा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। जी फर्स्ट पेज, सॉरी सेकंड पेज के स्टार्ट में मेरे साथ रहें ज़रा। सबसे पहले एक लीज की डेफिनेशन लिखी हुई, कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज ऑफ एन एसेट, राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एसेट को यूज़ करने का राइट कुछ अरसे के लिए कुछ मुआवजे के अगेंस्ट ट्रांसफ़र हो जाए, कन्वे हो जाए, लेसर से लेसी को कन्वे हो जाए ये राइट कि एसेट को वो इस्तेमाल करता है कुछ अरसे के लिए अगेंस्ट कंसिडरेशन, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फिर लीज कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब वो लीज टर्म है जो मैं बोल रहा, लीज टर्म। कंसिडरेशन का मतलब वही इंस्टॉलमेंट्स है, वही रेंटल कह लें आप। तो एसेट इस्तेमाल करने का राइट कन्वे हो जाता है कुछ अरसे के लिए और अगेंस्ट रेंटल्स कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, अब मैंने अभी बात की सिर्फ एक कार के एंगल से, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग की लीज भी हो सकती है, मशीनरीज की, व्हीकल्स की, फर्नीचर की, कोई भी एसेट, बल्कि आजकल तो वो ये मोबाइल्स की भी, ये सब ये किस्तों पे जो चल रहे हैं चीज़ें, ये सारी सॉर्ट ऑफ लीज ही होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं जो लीज पे लेसर से लेसी को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। नंबर वन लेसर, लेसर कौन है? which provides the asset, which provides the right of use asset for a period of time in exchange for consideration। मेन वर्ड शायद ये प्रोवाइड ही है। जो एसेट दे रहा है वो लेसर है, जो एसेट ऑब्टेन कर रहा है वो लेसी है। ठीक है, जो किसी एसेट के यूज़ के राइट को प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ लेसर, और जो एसेट के यूज़ के राइट को जो ऑब्टेन कर रहा है वो लेसी कहलाता है। ठीक है प्लीज़। तो डेफिनेशन डेफिनेटली कोई याद रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आए ज़रा एक क्वेश्चन नंबर 1 की बेस पे थोड़ा सा इस लीज को, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एसेट इनिशियली जो ख़रीद के हैंड ओवर कर रहा है और जिसने इंस्टॉलमेंट्स लेनी है वो लेसर है। एसेट को जिसने यूज़ करना है और अगेंस्ट यूज़ के अगेंस्ट उसने जो रेंटल्स देने हैं जिस पार्टी ने, वो लेसर है। तो आज ज़रा कुछ फिगर्स की बेस पे इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि जिस लेवल ऑफ स्टडीज़ तक अब आप आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एफ ए आर पढ़ने के बाद, इसमें अब अंडरस्टैंडिंग वाला इशू नहीं है। मीन्स अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह बातें आपको समझ आ जाएंगी। समझने में है वही बहस, डेबिट क्रेडिट की बहस है डिफरेंट सिचुएशंस में, तो वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वही बनना है कि साथ साथ टाइम देना ज़रूरी होता है। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। On 1st January 2000, एक एग्जाम्पल, a company obtains a small bottling and labeling machine from leasing company। कंपनी ऑप्टेन, तो कंपनी ये जो है अंडर लीज लेसी है और लीजिंग कंपनी लेसर है। 1 जनवरी 2000 है एक स्टार्टिंग पॉइंट उसने बताया हुआ, किसी मशीन की लीज की बात हो रही है। कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज़ 7710, मतलब इस बात का ये बन जाएगा कि अगर इसे आज ही कैश पे ख़रीद लिया जाए तो इस मशीन की कैश प्राइस है 7710, इसे इतने पे ख़रीदा जा सकता है। लेकिन वाइल द अमाउंट टू बी पेड वॉज 10,000। अब क्योंकि लीज हुई है इसलिए 7710 जो कैश प्राइस है सिर्फ वही नहीं देनी है, टोटल 10,000 पे करना है। एक मिनट ज़रा कैलकुलेटर पकड़े सारे। 7710 और 10,000 में ज़रा डिफरेंस फाइंड आउट करें। 2290 शायद बनता है। अब ये 2290 क्या होगा? क्या ये वही तो नहीं है? वही का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट है। आज पैसे होते तो कितने पे ख़रीद लेते? 7790, लेकिन क्योंकि लीज हुई है तो टोटल कितना देना है? 10,000।
तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट्स 2290 इज इंटरेस्ट ओवर द लीज टर्म। थर्ड लाइन बाकी कंप्लीट करने, फिर हाउ टू अकाउंट फॉर वो भी बात होनी है। देन वो कहता है द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट। अब जब लीज एग्रीमेंट होता है तो फिर लेसी लेसर मिल के डिसाइड करते हैं कि पेमेंट कैसे होनी है। अब ये कुछ ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में या हर सिनेरियो में पेमेंट पैटर्न सेम हो सकता है किसी एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ हो कि थोड़े से पैसे इनिशियली देने हैं, फिर बाद में इंस्टॉलमेंट्स इक्वल देनी है या डिफरेंट देनी है, सेमी एनुअल देनी है, एनुअल देनी है, एंड ऑफ द पीरियड देनी है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में हमें ये गौर से देखना हुआ करेगा कि इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट्स किस तरह से बनी हुई हैं, ताकि फिर अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम प्रेजेंट वैल्यूज़ भी लें और उसकी अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लाइन द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट। 2000 अभी देना है विद द बैलेंस। बैलेंस कितना बचेगा जी? सॉरी, हाँ जी 8000 कैसे? 10,000 टोटल देना है, 2000 अभी दे देना है, और बैलेंस जो 8000 है, फोर्थ लाइन बीइंग सेटल्ड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2000। 10,000 टोटल है, उसमें से कहता है 2000 अभी दे देना है, बैलेंस जो बनेगा वो 8000 है, और वो 8000 भी 4 इक्वल अगर इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो वो भी फिर 2-2 हज़ार ही शायद बन जाएगा। और वो कब देना है, कब से स्टार्ट होना है? 31 दिसंबर 2000। मतलब इस बात का ही हो रहा है, अगर हम इस डाटा को ज़रा गौर से देखें तो इसका एक शायद ब्रेकअप हिस्सा बन सकता है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 2000 पे ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पहला जो 2000 एक डिपॉजिट के तौर पे है वो तो 1 जनवरी पे ही है, इमीडिएट पेमेंट हो जाने में। टोटल 10,000 में से 2000 अगर पे हो जाए तो रिमेनिंग 8000 बच रहा है, और उसके हवाले से वो कह रहा है कि 31 दिसंबर से ये कमेंसमेंट होनी है। तो अगर 8000 को भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो ये भी शायद अमाउंट 2000 ही बन जानी है पर एनम, और 4 हैं इक्वल भी हैं और एनुअल भी हैं। इट मीन्स फिर अगली जो इंस्टॉलमेंट है वो 31 दिसंबर 2001, बात को समझ आ रही है प्लीज़? 31 दिसंबर 2002, और फिर एक आखिरी 31 दिसंबर 2003 पे भी 2-2 हज़ार ही की अमाउंट बन रही है। हम ये जो 2-2 हज़ार एक बॉक्स में लिख रहा हूँ, इस 2-2 हज़ार तक हम कैसे पहुँचे? टोटल 10,000 है, इनिशियली 2000 दे देना है, बैलेंस वो कहता है जो 8000 बचता है वो भी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो 8000 डिवाइड बाई 4, 2-2 हज़ार की भी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स लग रहा है कि पीरियड के एंड पे एनुअल बन रही है। ठीक है प्लीज़? तो ये जो छोटा सा एक ब्रेकअप मैंने बनाया, ये काइंडली ज़रा आप रजिस्टर पे शुरू करें, रजिस्टर पे वर्किंग करें, साथ ज़रा लिख लें। ज़रा ये आवाज़ का ज़रा इशू ज़रा देख लिया करें ना, वो या मेरे मुझे खोल दें ज़रा, ये मुबीन नहीं है? नहीं, कोई नेट का इशू बन रहा है या कोई और प्रॉब्लम है? ये थोड़ी सी खोल दे, मुझे भी पता चल जाएगा ज़रा आवाज़। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ का इशू है। नहीं, थोड़ा सा खोल देना ताकि फिर मुझे पता चल जाए ना कि हमारा इशू है या उनका। थोड़ा सा इतना कि ज़रा कि मुझे आवाज़ आ रही है, या आप ज्वाइन करना, इस तरह फिर डबल ना हो जाए कहीं। जी ठीक है बेटा, वो शायद फिर 1-2 लोगों का स्पेसिफिक इशू था, थोड़ा सा ज़रा कम कर दें बस, इतनी मुझे आ जाए बस। जी जिनका 1-2 लोगों ने मुझे कहा था आवाज़ का इशू है, अब रिजॉल्व है प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले इस तरह किया करें, अगर आवाज़ का इशू महसूस हो तो ज़रा अपना रीजॉइन करके कनेक्शन ज़रा चेक किया करें। रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सबका इशू हो तो मेरे सामने फिर सबका आ जाता है, लेकिन अगर 1-2 लोगों को पहले स्पेसिफिक हो तो काइंडली ज़रा इंडिविजुअली ज़रा चेक कर लिया करें, क्योंकि समटाइम्स इंडिविजुअली भी शायद प्रॉब्लम आ सकती है। जी ये मैंने ब्रेकअप बनाया है काइंडली इन फिगर्स का, ये समझ आ गया? जी ये ज़रा फिर मैसेज हो जाएगा, ये बताइए ना ज़रा, आवाज़ अगर अभी भी नहीं आ रही तो फिर वो स्पेसिफिक इशू चल रहा अभी। ये पता है कैसे इसका आंसर करना है? नहीं, आपके पास है ना ऑप्शन? ये बेटा नोट हो गया प्लीज़ सबका?
अगर कोई रह गया तो प्लीज़ बता दीजिएगा। चलें बेटा, फिर हम पहुँचे हैं तकरीबन फोर्थ लाइन में, आगे चलें फोर्थ लाइन के एंड पे। द चार्ज ऑफ 2290, 2290 हमने कैलकुलेट किया था, डिफरेंस बिटवीन 7710 एंड 10,000, वो इंटरेस्ट की रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईच पीरियड। अब ये जो लिखा हुआ है कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस, ये फिर मैं अभी याद करवाता हूँ। IS-23 वगैरह बोरिंग कॉस्ट में काफ़ी इस तरह की बहस हुई हुई ऑलरेडी। तो एक 15% रेट बताया हुआ है और टोटल अमाउंट बताई हुई है, फिर हमने इसे कैसे ब्रेक करना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। देन वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट is to be provided at the rate of 20% पर एनम, स्ट्रेट लाइन बेसिस है, अज्यूमिंग रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। आखिरी लाइन ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, हाईलाइट कर लें, या मैं चलें आपके बिहाफ पे कर देता हूँ। ओनरशिप ऑफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर आपने रियल लाइफ में कोई लीजेज वगैरह देखी भी होंगी तो उसमें हो सकता है कि आपने, अगर कभी किसी को इतफाक़ हुआ है, तो नॉर्मल लीजेज ऐसी होती हैं जिसमें हमेशा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म नाम जो है वो बैंक से लेसी को ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स हो सकता है कि लीज टर्म के एंड पे एसेट लेसर के पास वापस चला जाए। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि क्या लीगल ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है या नहीं। तो ये अब सेंटेंस अगर दोबारा पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है ओनरशिप ऑफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो ये जिस ओनरशिप की बात हो रही है ये लीगल ओनरशिप ही होगी। उसकी वजह ये है कि एसेट ने तो फिजिकली शुरू में ट्रांसफ़र होना है, लेसर ले लेगा, ट्रांसफ़र उसने फिजिकली लेसी के पास इनिशियली हो जाना है, लेकिन नाम वो बैंक के रहेगा। बैंक सिक्योरिटी अपनी रखेगा कि अगर डिफ़ॉल्ट हो तो वो अपना एसेट रिकवर कर सके। तो ये जो एंड ऑफ द लीज टर्म पे ओनरशिप की बात हो रही है, ये हमेशा किस ओनरशिप की बात हो रही होती है, ये लीगल ओनरशिप ही की बात हो रही होती है। तो ये मतलब अंडरस्टूड सी बात है जो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोबारा अगर आप लीज इन बनाएं तो इनिशियली एसेट लेसर ख़रीदता है, उसी के नाम होता है, मतलब बुक्स में डॉक्यूमेंट्स में बैंक ही के नाम होता है, लेकिन वो एसेट यूज़ करने के लिए लेसी को ट्रांसफ़र हो जाता है, एसेट लेसी इस्तेमाल कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म समटाइम्स एग्रीमेंट्स में ये लिखा होता है कि जब लीज टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इट मीन्स फिर एसेट लेसी के पास ही रहेगा, डॉक्यूमेंट्स में भी नाम उसके हो जाएगा। लेकिन ये कोई क्वेश्चन में ज़रूरी कंडीशन नहीं है, समटाइम्स हो सकता है कि एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म दोबारा लेसर के पास चला जाए। इट मीन्स लेसी ने सिर्फ कुछ अरसे के लिए उसे लीज पे लिया और अगर वो नहीं अपने पास रखना चाहता तो ये लीगल ओनरशिप फिर लेसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, एसेट ही फिजिकली लेसर के पास चला जाएगा। फिर लेसर की मर्जी, वो उसे किसी और को लीज पे देता है या मार्केट में सेल करता है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन एक फर्स्ट क्वेश्चन में आखिरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि ओनरशिप ऑफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, विच मीन्स एसेट एंड में लेसी ही के पास रहेगा, नाम उसके हो जाएगा। फिर इनकी क्या इंप्लीकेशन है इन सेंटेंसेस की, वो इंशाल्लाह फिर अभी जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें मैं डिस्कस करता हूँ। चलें आए, ये डाटा थोड़ा सा हमने पढ़ा है, कुछ समझने की कोशिश की है। आए इसकी बेस पे अब जरा रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखते हैं। ए रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट लीज पेमेंट्स, LP उसकी एक एब्रीवेशन रखी हुई है, लीज पेमेंट्स, और आगे लिखा हुआ PV ऑफ LP मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। आए एक एक रिक्वायरमेंट करके ही चलते हैं और उसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। आ जाए रजिस्टर खोलें, फिर बाकी B और C रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं। हेडिंग लिख लें रिक्वायरमेंट ए की, लीज पेमेंट, और फिर मैं उससे समझाता हूँ लीज पेमेंट किसे कहते हैं और उसके बाद फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेडिंग लिख लें लीज पेमेंट, जहाँ वो आपने ब्रेकअप लिखा था उसी से आगे चलते हैं। जी सर, लीज पेमेंट का सिंपल मीनिंग ये है, एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, लीज पेमेंट, उसकी एब्रीवेशन LP लिखी हुई है। लीज पेमेंट मीन्स वो सारे पैसे जो लेसी ने लेसर को देने हैं लीज टर्म में, सिंपली वो पैसे जो लेसी ने लेसर को देने हैं लीज टर्म में शुरू से लेकर एंड तक। तो शायद वो वर्किंग हम कर भी चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा अगर लिखना चाहें। टोटल 10,000 है, लेकिन उसका एक ब्रेकअप ज़रा इनिशियल है, फिर इंस्टॉलमेंट्स है, तो ब्रेकअप के एंगल से लिख रहा हूँ। 2,000 शुरू में देना है और 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स 10,000 ही की शायद बात हो रही है। तो अगर ये 10,000 ना भी टोटल दिया होता तो क्या हम इस टोटल को फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, हम शुरू से लेकर एंड तक जो लीज एग्रीमेंट में पेमेंट्स हो रही हैं
उनको सिंपली प्लस कर दिया करेंगे। लिखने से पहले एक ज़रा छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आपसे रिक्वायर्ड है। आपका क्या जहन कहता है कि क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? इसका ज़रा मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, ज़रा यस नो में। प्लीज़ यार फरहाद ना करो यार। क्या लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है? प्लीज़ होता है ना यार, ये 10,000 वही तो है। क्या जब पैसे लेसी ने देने हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल ही वापस करना है या इंटरेस्ट भी देना है? तो लीज पेमेंट्स में प्रिंसिपल भी पोर्शन होता है और इसमें इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, लिख लें आप जरा। तो ये तो हमने सिंपली बस ये किया ना कि जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स देनी है उसको इकट्ठा कर लिया, तो करवा दिया करेंगे। जी फराज साहब समझ आ गया? जी सर, सेकंड इसी रिक्वायरमेंट एम का दूसरा हिस्सा। देन हमसे रिक्वायर्ड है कि हम वर्किंग करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए अब हमने क्लास के स्टार्ट में आज ही कुछ फार्मूले सोचे हैं। एक डिस्काउंटिंग का फार्मूला भी है और एक एन्यूटी का फार्मूला भी है। जस्ट मैं 1 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ कि फार्मूले कब यूज़ होते हैं, आप फिर मुझे बताइएगा मैं कौन सा यूज़ करूँ। अगर एक ही अमाउंट है तो आप डिस्काउंटिंग यूज़ करें, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सिमिलर अमाउंट्स हो जाएं तो आप एन्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग तो कर ही बैठा सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए फिर एन्यूटी भी यूज़ हो सकता है। तो मेरा तो जहन ये कहता है कि एक सेकंड बोर्ड पर देखें ज़रा, कि जो 10,000 है इसको डिस्काउंटिंग के फार्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। जी आपका क्या जहन कहता है, यस नो? मेरा तो ख्याल ये है कि 10,000 ये अमाउंट है टोटल, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपली डिस्काउंटिंग में फार्मूला लगाता हूँ और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। आपका क्या जहन कहता है? हाँ जी, असल मसला ये है कि ये 10,000 बेटा इकट्ठा नहीं देना। अगर फॉर एग्जांपल ये 10,000 इकट्ठा 4 साल बाद देना हो तो फिर यकीनन हमें कोई एन्युटी की ज़रूरत नहीं, एक ही अमाउंट है, 4 साल बाद है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी। इस अमाउंट ने ब्रेकअप में पे होना है। तो ब्रेकअप में पे होने का मतलब पहले ज़रा 2,000 देखें। ये सारी अमाउंट्स इकट्ठी पे नहीं होनी, इन्होंने डिफरेंट टाइम पे होना है। तो पहला जो 2,000 है वो तो अभी पे हो जाना, तो उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू वही है। और जो अगले 2,000 हैं उन्होंने फिर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग 4 की करना चाहें तो कर सकते हैं डिस्काउंटिंग लगा के, लेकिन वहाँ एक से ज़्यादा 4 अमाउंट्स हो जाएंगी। 4 अमाउंट्स एक से ज़्यादा हैं, फिर सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है, तो हम एन्युटी लगा सकते हैं। ये बात सबको समझ आई है कि ये 10,000 इकट्ठा क्यों नहीं प्रेजेंट वैल्यू में आ सकता? इसने इकट्ठे पे नहीं होना। अगर ये एक ही अमाउंट इकट्ठी 4 साल बाद पे होनी होती तो वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम बाय यूजिंग एनी एन्युटी, ये तो सिंपल डिस्काउंटिंग होनी थी। हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल फिगर्स देखनी पड़ेंगी। और इंडिविजुअल फिगर्स का मतलब ये हुआ कि जो पहला 2,000 इमीडिएट डाउन पेमेंट है ये तो आज ही प्रेजेंट वैल्यू इसकी सेम आ जाएगी। देन उसके बाद फिर 2,000 की रिमेनिंग जो 4 अमाउंट्स रह जाएंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें सोचना है कि हम एन्यूटी लगा सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा सिमिलर अमाउंट्स हो गई हैं। तो 2,000 मैंने उसमें से एक अमाउंट उठाई, 1 माइनस अपना ज़रा सवाल देख के, ये सवाल अभी शायद आपके पास उस तरह से नहीं है, मेरे साथ ही देख लें। रेट था 15%, 15% गिवन इन क्वेश्चन। तो 15% यूज़ अगर करें तो 1 माइनस 1 प्लस 0.15 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, और डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है प्लीज़। जी अली, जो अभी आप बात करें कैपिटलाइज हो जाएगा, वो तो बेटा जब एंट्री करेंगे तब बात होगी ना। तो वो तो एंट्री करने कैपिटलाइज करने का मतलब तो ये होता है एसेट की कॉस्ट में, तो अभी तो वो बात ही नहीं हो रही है। किस अमाउंट से एंट्री होनी है, कौन सी होनी है, वो तो इंशाल्लाह अभी हम बात करते हैं, अभी तो हम सिंपल वर्किंग कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, यकीनन अच्छी बात आपके जहन में कुछ चीज़ें आई हैं। तो कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह जैसे आप कहेंगे वो यकीन बात करेंगे। तो अभी तो कैपिटलाइजेशन वाली बहस ही नहीं है, हम तो अभी डेबिट क्रेडिट शुरू ही नहीं किया। एसेट डेबिट कितने से होना है, होना भी है या नहीं होना है, अभी तो वो बहस शुरू ही नहीं हुई है।
अभी तो एक सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। क्या इस 10,000 में इंटरेस्ट मौजूद है, बात सिर्फ ये हो रही है। तो हमने टोटल जो 10,000 देना है वो इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो कैश प्राइस उसकी 7710 है, तो 10,000 में ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी है। लीज पेमेंट्स का मतलब हमने जो टोटल पैसे देने होते हैं बस उनको इकट्ठा करना है, तो इसमें इंटरेस्ट भी है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इसी अमाउंट से एसेट ने रिकॉर्ड होना है, अभी तो वो बात नहीं हो रही, पता नहीं एसेट ने रिकॉर्ड होना भी है नहीं। ठीक है जी बेटा उस्मान, जो आपने आंसर बताया वो आपका आंसर ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा गलत भी है। मतलब थोड़ा सा गलत का मतलब ये है कि आपने पहला 2,000 इग्नोर कर दिया। पहला 2,000 यकीनन हमने एन्यूटी के फार्मूले में कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम है। लेकिन जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की बात करेंगे तो वो टोटल आंसर ही इकट्ठा होगा। ठीक है उस्मान, तो यकीनन वो जो 2,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स उनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग हमने वर्किंग कर ली है, लेकिन जब फाइनल आंसर हमारा आएगा तो वो शायद 7710 ही बनता है पहले 2,000 को ऐड करके। ठीक है, प्लीज़ वर्किंग लिख भी लें अगर पहले नहीं लिखी तो। जी ठीक है जी, क्लियर होंगी फिगर्स। देन सर अब होपफुली आपके जहन में कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन आया, लेकिन उससे पहले कि मैं वो आपके उस क्वेश्चन की तरफ जाऊँ, अगर आपके जहन में आया तो जस्ट एक मिनट में बात और ज़रा पूरी कर लूँ। सबसे पहले आप ये जहन में आपने रखना है कि लीज पेमेंट्स में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। ये टोटल अमाउंट है जो हमने फ्यूचर में देनी है। ये 7710 क्या है, ये उसी 10,000 की आज की वैल्यू है। तो क्या 7710 के अंदर भी इंटरेस्ट है? जी यस नो। 10,000 में इंटरेस्ट है, उसमें से क्या निकल गया जो 7710 आ गया? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज। आज तो फिर 7710 है। तो 7710 अब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, और इन्हीं दोनों में डिफरेंस, लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट में डिफरेंस इंटरेस्ट है। बात को समझ आ रही मेरी? लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर उसमें से इंटरेस्ट निकल जाए तो फिर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की अमाउंट आ गई है, और क्योंकि ये सारे पैसे हमने इकट्ठे नहीं देने, इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, तो हमें एक्स्ट्रा 2290 पे करना पड़ रहा है। थोड़ा सा जरा एक लेसी बन के सोचें, आज मार्केट में एसेट वैसे है भी कितने का? थोड़ी देर पहले भी ये 7710 क्वेश्चन में कहीं नजर आया था। तो आज तो हमने 7710 ही देना है, लेकिन क्योंकि आज हम नहीं दे रहे, हमने इंस्टॉलमेंट में हमने देना है, टाइम बेसिस पे देना है, इसलिए हमें फिर 7710 की बजाय टोटल 10,000 विच मीन्स हमें 2290 एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है। तो लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट शामिल होता है, लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसमें से फिर इंटरेस्ट का एलिमेंट निकल जाता है। बात समझ आ गई है यहाँ तक? एनी कन्फ्यूजन? चलें फिर आगे चलते हैं। जी सेकेंड रिक्वायरमेंट। अब ये छोटी छोटी बातें हो रही हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा जहन में रखना, आगे क्वेश्चंस में बार बार फिर ये रिपीट होना आपने करवाना। जी बी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। इनिशियली हम अपनी डिस्कशन जरा लेसी की काउंटिंग से करेंगे। तो प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड 2 साल 31 दिसंबर 2000 एंड 2001 की जर्नल एंट्रीज हमसे रिक्वायर्ड हैं। आ जाएं दोबारा रजिस्टर में, जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी हेडिंग बना।
जी जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड, पहले फर्स्ट ईयर लिख लें फिर दोबारा हेडिंग लिख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। जी जब भी कभी जनरल एंट्रीज लिखनी हो तो फिर एक फॉर्मेट बना लेना चाहिए, डेट, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स। जी करें शुरू। जी क्वेश्चन सर हमारे सामने, अपना जहन लगाएं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं साथ डिस्कस करता हूँ। जी फर्स्ट रेलिवेंट को डेट क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन मैंने सामने रखा है, आप ज़रा को सजेस्ट करें। 1 जनवरी 2000 का एग्रीमेंट हुआ है। जी 1 जनवरी मुझे कहा जा रहा है, ठीक कह रहे हैं। जी सबसे पहले एक सवाल, यकीनन 1 जनवरी को एक डाउन पेमेंट या इनिशियल पेमेंट होनी है। जी री रेंटल डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही, जो अभी तक आपको पता था उसके हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा दोबारा इस लीज की सिचुएशन या स्टोरी के अंदर जाएं ज़रा। यकीनन ये एसेट इनिशियली लीजिंग कंपनी ने ख़रीदा होगा और फिर इस कंपनी को लीज पे दिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लेसी ये एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। यकीनन ये एसेट किसके नाम है, लेसर के, लीजिंग कंपनी के, लेकिन इसे यूज़ कौन कर रहा है, लेसी यूज़ कर रहा है, पैसे उसने इंस्टॉलमेंट में देने। तो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, क्या ये एसेट लेसी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। इसकी डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, क्या जिसने खरीदा है या जो इस्तेमाल करेगा। जी राइट टू यूज़ है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो एसेट का यूज़ करने का राइट मिला है, इस राइट टू यूज़ को अपने बुक्स में लेसी कोई एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेगा। जी मुझे कहा जा रहा है जी लेसर डेप्रिशिएट करेगा। असल में पहले बात ज़रा डेफिनेटली नहीं है, तो ज़रा साथ साथ पहले सही तरह साथ समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सारी स्टोरी सर ये जी ठीक है, आपको जो अभी तक आइडिया था आप लोग सही कह रहे हैं लेसर। और अगर ख़ासतौर पर अगर आपने टैक्स पढ़ा हो तो टैक्स में भी लीज है, तो वहाँ आपने लेसर के एंगल से ही डेप्रिसिएशन पढ़ी होगी। लेकिन इस वक्त हम टैक्स की बजाय अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग और टैक्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में डिफरेंस है ये, बल्कि टैक्स अगर आपने पढ़ा तो आपको वहाँ पता है, एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है, एक टैक्स डेप्रिसिएशन होती है। टैक्स रूल्स और हैं, अकाउंटिंग के रूल्स में चेंज भी है। तो अब ज़रा मुझे अपनी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें। टैक्स वाले जो हैं वो तो एसेट उसका मानते हैं जिसके नाम होता है, लेकिन हम जो अकाउंटेंट्स हैं हम एसेट उसका मानते हैं जो इस्तेमाल करके बेनिफिट्स ले रहा होता है। हमारी अकाउंटिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह ज़रा पीआरसी लेवल पे जाएं या FA1 FAR के लेवल पे अगर आप जाएं तो एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, तो वर्ड सुने में कभी, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, वगैरह वगैरह है। उसी तरह एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेटली आपको याद तो नहीं होगा, मैं भी याद करवाता हूँ। सब्सटेंस अकाउंटिंग जो है वो कुछ रूल्स की बेस पे है, तो जिस तरह अक्रूवल है, मैचिंग है, मटीरियलिटी है, प्रूडेंस है, उसी तरह एक सब्सटेंस। मैं ज़रा पहले लिख लूँ ये क्या है, आप भी फिर ये ऐसे ही लिख लीजिएगा जहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी की बेस पे फिर आगे हमने करना है। पहले ज़रा सुन लो ज़रा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये रूल ये कहता है, बाद में मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, लेकिन ये रूल ये कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, कि नॉर्मल सिचुएशन तो देखें ये है कि जो एसेट इस्तेमाल कर रहा होता है नाम भी उसी का होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स एसेट परचेज कर ले तो उसके नाम भी होगा, वो यूज़ भी करेगा, तो एसेट लीगली भी उसी के नाम है और यूज़ करके बेनिफिट्स भी वही ले रहा है, फिर तो कोई इशू नहीं है, वो अपनी बुक्स में अपना एसेट रिकॉर्ड करेगा, डिप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि एसेट किसी और के नाम है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है,
तो हम अकाउंटेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यूज़ करके बेनिफिट्स कौन ले रहा है। तो वेन एवर देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लीगल रियलिटी एंड फैक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट, हकाइक कुछ और हैं, लेसर ने एसेट यूज़ नहीं करना है, लेसी ने एसेट यूज़ करना है, लीगली लेसर के नाम है। तो अगर लीगल रियलिटी और फैक्ट्स में डिफरेंस आ जाए तो अकाउंटिंग फिर एग्रीमेंट के फैक्ट्स की बेस पे होती है। दिस इज द सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट, विच मीन्स ये उसी तरह ही हो गया जिस तरह अगर थोड़ा सा और कंसंट्रेट किया जाए। देखिए क्रेडिट परचेज जहन में लाएं, चीज़ खरीद ली, पैसे नहीं दिए, तो उसी तरह की लीज भी है, एसेट ले तो लिए लेकिन पैसे नहीं दिए। हाँ शायद नॉर्मल क्रेडिट परचेज में पैसे बाद में इकट्ठे दे देते हैं, लेकिन लीज में पैसे इकट्ठे देने के बजाय इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। तो एसेट है, नाम नहीं है, लेकिन इस्तेमाल उसी तरह करना है जिस तरह कोई भी ओनर इस्तेमाल करता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ में हम सोचें तो रोड्स पे अगर एक कार्स चल रही हो तो पता तो नहीं चलता है कि कौन सी लीज्ड कार है कौन सी ओन्ड कार है। मतलब अगर किसी की लीज कार भी होगी तो बिल्कुल ऐसे ही चला रहा होगा जैसे उसकी अपनी ओनरशिप में, वो अपने घर खड़ा कर रहा है, अपने घर से निकालता है, रोज़ सुबह जाता है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि ये उसके नाम नहीं है, वो तो बैंक के नाम है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो एसेट को उसी तरह यूज़ कर रहा होता है जिस तरह ओनर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अकाउंटिंग करते हुए अगर डिफरेंस आ जाए बिटवीन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड फैक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट, तो हम अकाउंटेंट्स लीगल एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करते, हम फैक्ट्स को कंसिडर करके अकाउंटिंग करते हैं। हाँ टैक्स वाले लीगल सिचुएशन को, लीगल एग्रीमेंट को सामने रख के अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए वो लेसी को डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते, वो लेसर को डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। और अगर आपने लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यही बना कि अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में जहाँ डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है तो वहाँ लीज के ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है। तो हम अकाउंटिंग अगर कर रहे हैं तो लीज पे फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो उसको मैं ज़रा लिख भी देता हूँ और फिर आप भी ज़रा बाद में नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने वैसे बता दिए, लेकिन अगर अपने पास लिख भी लें तो अच्छा है। आप भी चलें मेरे साथ, हेडिंग लिख के ज़रा लिखना शुरू कर दें। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस रादर देन लीगल फॉर्म। ये तो माशाल्लाह लगता है फरहाद ने कोई पीआरसी वो जहन में ला के ही बता दिया पूरा सेंटेंस, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि फरहाद के पास कोई पीआरसी की पुरानी किताब पड़ी हुई है जिसमें से उसने देख के पूरी डेफिनेशन ही बता दी है। लेकिन सॉरी अगर मैं बदगुमानी कर रहा हूँ, लगता है फरहाद को सब कुछ याद है। तो 12, लेकिन वो जो अपनी डेफिनेशन लिखी है मैं ज़रा उसको थोड़ा सा और ज़रा ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखूँगा ताकि जो आप लिख रहे हैं उसको बाद में पढ़ के समझ भी आ जाए। डेफिनेटली इसको भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो सारा हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट को किस लिए हम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, रट्टा लगाना ज़रूरी था, वहाँ एमसीक्यूज़ वगैरह में भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो अच्छा अगर किसी को याद आ गया तो 12 लिख लें सब्सटेंस ऑफ फॉर्म व्हेन एवर। ये चाहे इधर ही लिख लें जहाँ पे हम ज़रूरत पड़ी, कोई ज़रूरी नहीं लगता, हम सिर्फ इसका अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। व्हेन एवर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन whenever there is a difference between legal reality and facts of agreement, अब लीगल रियलिटी के अगर लीज को अगर हम देखें तो लीगली तो बैंक के नाम है, लेकिन एग्रीमेंट्स के फैक्ट्स क्या हैं, हकाइक क्या हैं, कि एसेट इस्तेमाल लेसी ने करना है। नॉर्मल क्या होता है, जिसके नाम है उसे इस्तेमाल करना है, तो वहाँ तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लीगल रियलिटी और है, फैक्ट्स और हैं, देन अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट। जी आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ, मतलब इन वर्ड्स के जो डिफरेंस, इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो तो सही समझ आ गया ना। चलें बात में फिर कंप्लीट कर लूँ तरफ। हमारी लीज की स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2000। तो लेसी हमेशा अपनी बुक्स में पहले एक एंट्री करता है एसेट की, और ये बिल्कुल जिस समय भी थोड़ी देर पहले कह रहा था एक अब क्रेडिट परचेज की तरह है।
ओनली डिफरेंस शायद है कि क्रेडिट, नॉर्मल क्रेडिट परचेज में बाद में इकट्ठे पैसे जाते हैं, लेकिन लीज़ की क्रेडिट परचेज अगर लीज़ को उसी तरह लिंक करें तो ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में जाना है। तो अगर एक एसेट आ गया और पैसे नहीं दिए तो क्या एंट्री बननी चाहिए? लिखेगा नहीं अभी आप, मशीन की बात हो रही, मशीन डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, क्या ख्याल है? लेकिन जस्ट कुछ लीज के इस टॉपिक की वजह से कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट असल में है। पेएबल किसको? पेएबल टू लीजिंग कंपनी, पेएबल टू बैंक है। लेकिन जस्ट कुछ लीज के स्टैंडर्ड के एसेट हमारे नाम नहीं है, लीज एसेट है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बुक्स में हम इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा लेंगे। राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, मशीन यूज करने का राइट डेबिट। और पेएबल जस्ट वर्ड की बजाय थोड़े से ज़रा लीज के वर्ड्स आ जाएंगे, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये असल में कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें शायद हमने थोड़ा सा लीज के स्टैंडर्ड के हवाले से एडजस्ट कर लिए? एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। एसेट का नाम इस सवाल मशीन है, किसी में व्हीकल वगैरह होगा तो अकॉर्डिंगली बदल लेंगे। और मशीन यूज़ करने का राइट बेसिकली हमारा एसेट है, तो राइट ऑफ यूज़ जो है वो IFRS 16 के स्टैंडर्ड की वजह से वर्ड आ गया। सिंपली ये एसेट डेबिट हुआ है, किस नाम से? राइट ऑफ यूज़ मशीन। और पेएबल टू लीजिंग कंपनी है, उसके लिए वर्ड्स हो गए लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री एक्सेप्ट ओनली वर्ड्स? वो वर्ड्स डेफिनेटली आपके लिए नए हैं, तो ये ज़रा एंट्री इस तरह लिख लें। बाकी फिर मैं बात करता हूँ अमाउंट कौन सी होनी चाहिए, वो तो बल्कि आपसे कहूँगा कि आप सजेस्ट करें। एनी कंफ्यूजन इन दिस डेबिट क्रेडिट? जी आए, अब अमाउंट की तरफ आए। अमाउंट्स हमने दो सॉल्व भी की हुई है, क्वेश्चन हमारे सामने है। आप अपना जहन बताएं, आपका ख्याल में ये एंट्री किस अमाउंट से होनी चाहिए? जी ये मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। खुद बताएं, अमाउंट सजेस्ट करें कि ये एंट्री किस अमाउंट से होनी चाहिए। अपने रजिस्टर में देखना है वहाँ भी देखें, क्वेश्चन देखना है तो चलें वो भी मैं सामने कर देता हूँ। जी ठीक है, लेकिन अमाउंट बताएं। जी समी आप ठीक करें, लेकिन अमाउंट ज़रा बता दें। अमाउंट क्योंकि अब सॉल्व हुई है, ज़रा अमाउंट्स बता दें, मुझे ज़रा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी एक सजेशन आई है 10,000, एक और सजेशन भी 10,000 आ गई है। 8,000 उस्मान जाने दे यार। अच्छा डेफिनेटली उस्मान आप शायद इस एंगल से कह रहे हैं, डेफिनेटली इसमें से पेमेंट्स भी होनी है। तो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, यकीनन पहले दिन एक 2,000 ने चला जाना है, लेकिन उसकी एंट्री अभी कर लेते हैं। तो जस्ट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट ये एंट्री कितने से होनी चाहिए? और वैसे भी 8,000 2,000 पे करने से एसेट पे फ़र्क पड़ेगा या लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ये भी सोचा था। अगर हम पे कर देंगे तो पे करने से एसेट कम हो जाएगा या लाइबिलिटी कम हो जाएगी? तो एसेट पे ज़रा फोकस करें, एसेट एसेट पे। तो ठीक है, सही सभी ठीक कह रहे हैं। तो मेरे सामने जो सजेशंस आई हैं उनमें से मेजॉरिटी ने तो 10,000 सजेस्ट की है। एक सिर्फ साहब ऐसे हैं, या दो बल्कि साहब ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7710 भी कहा है। अच्छा इससे पहले कि मैं बताऊं, आप मुझे ये बता देंगे कि 10,000 और 7710 के अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं बताना चाह रहे आप? मतलब इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। जी अब मेरे सामने ठीक है, अब मेरे सामने मेजॉरिटी का आंसर 10,000 है, तो पहले मैं 10,000 के एंगल से डिस्कस करता हूँ कि 10,000 से ये एंट्री होनी चाहिए या नहीं। और जिन लोगों का आंसर 7710 है उस पर फिर मैं बाद में आता हूँ। जी मुझे कहा जा रहा है, अभी आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, आप समझने की जल्दी कीजिएगा, पहले सुन लें कि 10,000 से एंट्री होनी चाहिए। सबसे पहले अब ये भी क्लियर होना चाहिए 10,000 लीज पेमेंट्स हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसमें इस 10,000 में इंटरेस्ट है? पहले तो ये फाइनल करें, ये लीज पेमेंट्स है, इंटरेस्ट है। अच्छा अगर इंटरेस्ट है और मैं 10,000 एसेट के सामने लिख दूं, पहले एसेट देखिएगा तो इसका मतलब जो 2290 मैं उसे कैपिटलाइज कर रहा हूं, इंटरेस्ट इसके अंदर है। अगर हम 10,000 से डेबिट करेंगे तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है? यस होता है, लेकिन सिर्फ तभी होता है, बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, IS 23 की बात कर रहा हूँ, जब क्वालिफाइंग एसेट हो,
क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो बन रहा होता है अभी अवेलेबल फॉर यूज़ ना हो, टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। तो ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये तो बना बना एसेट है जिसकी लीज हो रही है। तो बोरिंग कॉस्ट की कोई कैपिटलाइजेशन इस केस में नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद 10,000? अगर हम 10,000 से डेबिट करेंगे कि 2290 इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा, जो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। बात मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ, एक सेकंड, ज़रा 10,000 क्रेडिट की तरफ आए। वंस अगेन, अगर हम लीज लाइबिलिटी को 10,000 से क्रेडिट करेंगे तो इसके अंदर भी इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इंटरेस्ट सारा का सारा आज ही लाइबिलिटी बन गया है या इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे लाइबिलिटी बनता है? सारा इंटरेस्ट आज ही नहीं लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो तो टाइम बेसिस पे लाइबिलिटी बनता है। ये बात को समझ आ रही है? ये बिल्कुल बेटा उसी तरह से। अब मेरी फाइनल जरा जो बात मैं करने लगा हूँ बहुत ध्यान से सुनेगी, क्योंकि शायद उसी से सारी बात फाइनल हो जाएगी। ये क्वेश्चन अगर हम सामने रखें, जो यकीनन लीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि हम बैंक से कोई लोन लेके ये एसेट ले लेते। यकीनन ये क्वेश्चन लीज का है और लीज के एंगल से हमने डिस्कस करना है, लेकिन जस्ट एक सेकंड के लिए विजुलाइज करें कि अगर हम बैंक से कोई लोन ले लेते और फिर एसेट ले लेते, तो आप मुझे बताएंगे हमें लोन कितना आज लेना था? 7710 या 10,000? आज एसेट 7710 का है, तो अगर आज जस्ट हम 10,000 सॉरी 7710 लोन ले लेते तो एंट्री होती कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, और उस 10,000 सॉरी उस 7710 का हम एसेट खरीद लेते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। क्या उस लोन की जो एंट्री करते हैं हम कैश डेबिट लोन क्रेडिट, तो 7710 से एंट्री करते या 10,000 से आज ही एंट्री कर लेते? लेकिन इंटरेस्ट तो देना था लोन पे भी। तो आज हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते, बाकी ने तो टाइम बेसिस पे साथ साथ लाइबिलिटी बनना है, अनलेस हमने साथ साथ ना दिया तो आज ही सारा इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं है, हुआ सिर्फ ये है। फाइनली अब मेरे वर्ड गौर से सुने, अगर लोन लें तो अपने जहन में एंट्री करें जी क्या होगी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कितने से? 7710। हमने क्या किया, हमने कैश लेने की बजाय बैंक से एसेट ही ले लिए, तो कैश की जगह एसेट डेबिट हो गया और लोन की जगह लीज लाइबिलिटी होगी। तो नेट इफेक्ट सिर्फ ये, क्या डिफरेंस क्या हुआ है लोन में और लीज में? तो लोन में पहले कैश लेते हैं, बाद में अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन लीज में कैश लेने की बजाय आपने एसेट ही उधार पे ले लिया। तो जिस तरह आप लोन वाली एंट्री प्रिंसिपल अमाउंट से करते हैं 7710, उसी तरह एसेट वाली एंट्री भी 7710 से इसलिए होनी है क्योंकि ना तो इंटरेस्ट अभी कैपिटलाइज होना चाहिए एसेट में, और ना ही लीज लाइबिलिटी में फिलहाल इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए। लीज लाइबिलिटी प्रिंसिपल अमाउंट से फिलहाल रिकॉर्ड होगी, टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। ठीक है प्लीज? तो हमेशा ये जो फर्स्ट एंट्री है, लेसी किस अमाउंट से करता है? 7710 मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स यकीनन डिस्कस भी करने हैं, लेकिन साथ साथ फिर नोट भी कर लेने हैं ताकि बाद में फिर जहन में भी रहें। कुछ क्लियर हो गया है प्लीज? तो 7710 राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट, मैंने कोशिश की समझाने की, आई होप कि कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ साथ ब्रैकेट में नीचे प्रेजेंट लीज पेमेंट भी ज़रूर लिखिएगा, और कोई अगर कन्फ्यूजन कर ली है तो पहले उसी को एड्रेस कर लेते हैं। जिन हजरात ने 10,000 बताया था, आप लोगों को अब क्लियर हो गया? नहीं बेटा, 10,000 से क्यों करते हैं? अगर बैंक से हमने लोन लिया है तो वो सिर्फ प्रिंसिपल ही आज रिकॉर्ड होना है। प्रिंसिपल अगर लोन लेंगे तो 7710 की रिक्वायरमेंट है, आज हम एसेट कैश पे खरीद सकते हैं, बाद में डेफिनेटली पैसे अगर इंस्टॉलमेंट्स में देंगे तो इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे है। बैंक से अगर लोन लेंगे तो इनिशियली प्रिंसिपल पे रिकॉर्ड होता है, सब्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता फिर जब टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड होता है। जी ठीक है बेटा, ये जो आपने कहा मैंने रिवाइज करने को कहा, ना अभी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए और ना ही वो इंटरेस्ट जो हमने फ्यूचर में देना है वो अभी लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल 1 साल गुजर गया है और इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उस 1 साल का इंटरेस्ट पे लाइबिलिटी बनेगा, उसे पेबल बेसिस पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे लाइबिलिटी बनता है। ये ठीक है जी? प्लीज़ क्लियर हो गया 10,000 और रिपीट वाली बात? तो सबसे पहले इस एंट्री पे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एंट्री, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, और सेकंड ये एंट्री प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से आज हुई है, और इंटरेस्ट को फिर हम साथ साथ कंसिडर करेंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजर रहा हो।
जी फाइनली एनी कन्फ्यूजन? जी 10,000 जिनके जहन में था अब ओके है? थोड़ा सा ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें ताकि फिर मैं आगे चलूँ। चलें, मेरा ख्याल है कि इस एंट्री के बाद फिर नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा आपको खुद भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन मैं आपके सामने कर देता हूँ, हुक्म करें नेक्स्ट कोई रेलिवेंट डेट। अब जहन चलना चाहिए आपका। जी 1 जनवरी ही बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। तो पहले तो हमने विदाउट एनी पेमेंट पे एक एंट्री लिखी है। अब पहले ही दिन ही जैसे ही एसेट आया हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। फर्स्ट डे पे ही एक फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट 2,000 का पे होना है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या वो 2,000 देने से हमारा एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी? क्या ख्याल है? अगर वो 2,000 अब दे दें हम, पहला जो इनिशियल देना था, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? लाइबिलिटी कम होगी, क्या एंट्री बन जाएगी? लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। ये किस 2,000 की बात हो रही है जो हमने इनिशियली पेमेंट इमीडिएट पेमेंट करनी थी? तो क्या उस 2,000 में इंटरेस्ट है? प्लीज संजीदा क्वेश्चन है। क्या वो उस 2,000 में इंटरेस्ट है? नहीं बेटा, वो तो आज ही है, उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू भी सेम है। ये जरा प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट वाली वर्किंग देखें। ये किस 2,000 की बात हुई? जो पहला 2,000 है, तो वो तो 2,000 एज इट इज है, तो उसका पे करने से तो वो तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट लिखे एंट्री। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट रेलिवेंट डेट, चलो आगे। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट, एनी कंफ्यूजन? ये बेटा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,000 थर्ड लाइन, ये 2,000 रुपीज़ थे अकॉर्डिंग टू थर्ड लाइन, ये हमने इमीडिएट पेमेंट करनी थी। तो इस पेमेंट के करने से तला फिर हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये वो अभी 31 दिसंबर पे चलते हैं। ये तला आपको क्लियर हो गया? सेकेंड एंट्री प्लीज समझ आ गई? 2,000 पे करने से लीज लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जी आगे चलेंगे। जी नेक्स्ट मुझे डेट बताई जा रही है 31 दिसंबर। ये बात ज़रा पहले मुझसे सुन लें, अब साल गुजर जाएगा। आप अपना पिछला जरा जो वर्किंग्स हुई है ना उनको सामने रखें ज़रा। क्या 31 दिसंबर 2000 पे भी को 2,000 देना है? 31 दिसंबर 2000 पे भी कोई 2,000 की अमाउंट देनी है? डेट वाइज अरेंज किया ना हमने। जी देना है। क्या उसमें इंटरेस्ट होगा? क्या उस इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 में इंटरेस्ट होगा? अब होगा, ये जो अगली 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो उसकी एंट्री बेटा मैं भी करता हूँ, आपके साथ डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा अगर हम डेप्रिसिएशन की बात कर लें। साल गुजर गया है, ये जो हमारा राइट ऑफ यूज़ मशीन जो डेबिट हुई है, इसकी अगर डेप्रिसिएशन की पहले बात करें ज़रा सिंपल बात, तो पहले डेप्रिसिएशन की तरफ आ जाए। डेप्रिसिएशन अब लेस ही यूज़ करेगा, पूरा साल गुजर गया है। कैसे वर्किंग होनी चाहिए क्वेश्चन देखें। रेट 20% शायद दिया हुआ था, कैलकुलेटर ज़रा पकड़ें। 20% है, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी वर्किंग है। 7710 पे एसेट रिकॉर्ड हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 20% है, पूरा साल गुजरा है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर 15, सॉल्व कीजिएगा ज़रा प्लीज़। 1542 डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन तो याद है ना, ये ना कह दीजिएगा वो भी नहीं याद। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो पहले डेप्रिसिएशन लिखना है, फिर मैं वो जो इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 की बात है वो मैं करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह फॉर द पार्टिसिपेशन। जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, आप भी ज़रा इन्वॉल्व रहेंगे, मेरे लिए भी ज़रा आसानी रहेगी इस बात को समझने में कि आप लोग सही वर्किंग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश ऐसे ही करनी है कि बिल्कुल महसूस ना हो
कि ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, सॉरी फिज़िकल क्लास नहीं है, ऑनलाइन तो है ही अनफॉर्चुनेटली। फिज़िकल क्लास ही की तरह हम एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट करेंगे तो समझने में भी और शायद समझाने में भी इंशाल्लाह ज़रा आसानी रहेगी। जी, एनी कन्फ्यूजन इन दिस एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? देन ज़रा सेम डेट ज़रा एक दफ़ा दोबारा मेरे कहने पे लिखें। जी बेटा, अब 2000 की वो अमाउंट है जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में से पहली है। मेरे ज़रा वर्ड यहाँ गौर से सुनने हैं। क्या इस 2000 में इंटरेस्ट है? जी होगा, 1 साल बाद है। अगली जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं 4, इनमें इंटरेस्ट है। इन पे इंटरेस्ट नहीं है, इन में इंटरेस्ट है। मतलब अब मैंने अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इस पे कितना है, तो 2000 पे रेट नहीं लगना, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं देना होता, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे। तो इसका तरीका वही है जो हमें ऑलरेडी पहले भी पढ़ा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का वर्ड आपने कभी ज़िंदगी में IAS 23 वगैरह में सुना होगा, भूला ज़रूर हुआ है। तो इस तरह करें, मेरे कहने पे ज़रा ये जहाँ डेट लिखी आपने उसके सामने ज़रा एंट्री के लिए ज़रा जगह छोड़ दें, 2-3 लाइनें। एंट्री लिखने से पहले ज़रा 3 लाइनें ज़रा छोड़ दें। एक टेबल बनता होता है इस लीज के क्वेश्चन में लेसी के एंगल से, तो वो ज़रा टेबल बनाना पहले सीख लेते हैं। वो सिंपल सा टेबल है। उस टेबल का मकसद ये होता है कि हम अपने इंस्टॉलमेंट्स या रेंटल्स की अमाउंट में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग कर लें ताकि हम अकाउंटिंग कर सकें। इंटरेस्ट ने एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है और जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट होनी उससे हमारी लीज लाइबिलिटी ने कम होना है। तो ज़रा एंट्री के लिए जगह छोड़ दें, ज़रा 3 लाइनें छोड़ दें एंट्री के लिए, और नीचे एक हेडिंग लिखें, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। ये लीज के शायद सब क्वेश्चन में बनता है, तो है बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक दफ़ा ज़रूर सही तरह मेरे साथ समझ लीजिएगा। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। फाइनेंस चार्ज का सिंपली मतलब इंटरेस्ट की बात हो रही है। एलोकेशन का मतलब वो जो टोटल 2290 है उसको डिवाइड किया जाएगा अभी इस टेबल में कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट मौजूद है। अभी बस हेडिंग लिख के रुक जाइएगा, इसका ज़रा बल्कि पर्पस चलें लिखने, बाद में फिर मैं टेबल बनाता हूँ। ये बना क्यों रहे हैं ज़रा लिख लें ज़रा। टू सेग्रीगेट, हमारा मकसद ये है कि हम अलहदा अलहदा कर लें। टू सेग्रीगेट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द अमाउंट्स ऑफ रेंट। फ्रॉम द अमाउंट्स ऑफ लीज कर रहे हैं। इस टेबल में हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सेग्रीगेट इसलिए करेंगे ताकि हम इंटरेस्ट का फिर एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड कर सकें, और जो प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं उनसी बेस पे अपनी लीज लाइबिलिटी को अलग रिकॉर्ड कर सकें। अलग अलग हमारा करना मकसद है। इसमें कुछ कॉलम्स होंगे, बेहतर ये है कि अभी वो कॉलम साथ साथ ना बनाएं, फिर वैसे स्पेस की कमी हो जाएगी। तो मुझे 1-2 स्टेप्स ज़रा करवा दें, बस जहाँ भी ये छोड़ दें बाद में लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें एक डेट का कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में एक रेंटल्स कह लेते हैं, रेंटल्स को इंस्टॉलमेंट्स भी कह सकते हैं, रेंटल्स लिख लेता हूँ मैं पहले। फिर इसमें प्रिंसिपल अलहदा करना है हमने, इंटरेस्ट अलहदा करना है, और फिर एंड में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा बैलेंस कितना है। अभी भी रहने दें ज़रा, मुझे 1-2 वर्किंग्स करने, बाद में सिंपल और टेबल खुद कंप्लीट करिएगा। तरीका इसका ये होता है, मेरे बस वर्ड्स पे गौर करें, बार बार इस सेम पैटर्न पे बनना है इसमें। आपने ये टेबल लीज के एग्रीमेंट के एंगल से बनाना होता है। तो लीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, लीज एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी। लीज एग्रीमेंट की डेट्स को सामने रखना है और अकॉर्डिंगली अपने पेमेंट्स कर लिखते रहना। ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब अपनी ज़रा पिछली एंट्रीज वगैरह देख के बताएं, आप बताएंगे उस दिन हमारा बैलेंस कितना था। बिफोर पेइंग एनीथिंग हमारा लीज लाइबिलिटी का बैलेंस कितना था, 7710। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल का जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट से आपने अपनी लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट किया होता है। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टेबल, दैट अमाउंट जिसकी बेस पे आपने अपनी लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट किया है, और डेफिनेटली आपने किस अमाउंट पे क्रेडिट किया है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो लीज लाइबिलिटी जिस अमाउंट से क्रेडिट हुई है वो आपका इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं बात। बिफोर पेइंग एनीथिंग हमारा 7710 बैलेंस था, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आप सोचते जाएं तो पहले ही दिन क्या हुआ,
2000 एक इनिशियली डिपॉजिट, इनिशियल इमीडिएट पेमेंट हो गई हमारे रेंटल्स के तौर पे, उसमें इंटरेस्ट कोई नहीं था, वो शुरू में ही था, वो सारा का सारा अगर इंटरेस्ट नहीं था तो क्या प्रिंसिपल ही होगा। ये समझ आ रहा है कैसे कॉलम बन रहे हैं। देन बेटा अगर ये 2000 पे हो जाए तो 7710 टोटल अमाउंट थी, प्रिंसिपल की टोटल अमाउंट थी जिसमें इंटरेस्ट नहीं था 7710 में से, उसमें से अगर प्रिंसिपल लेस हो जाए तो रिमेनिंग प्रिंसिपल 5710 रह जाएगा। पहले ही दिन 7710 हमारा बैलेंस था, लेकिन 2000 जब हम पे कर देंगे तो हमारा बैलेंस 5710 रह जाएगा। सबको पता है वर्किंग कैसे हुई है। आप जब बनाएंगे तो एक एक लाइन छोड़ के बनाइएगा, उसके अंदर फिर छोटी छोटी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। मैं फिलहाल एक लाइन लगा रहा हूँ, आप ऊपर वाली में भी लाइन बाद में चलें, मैं भी लगा देता हूँ। देन आ जाए अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, नेक्स्ट डेट है 31 दिसंबर 2000। अब ये बात जरा फुल कंसंट्रेशन, ईयर एंड आ गया, इस दिन भी एक 2000 है। क्या इस 2000 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों हैं? जी हैं, एक साल गुजर गया। लेकिन बेटा इंटरेस्ट जो है वो 2000 पे कैलकुलेट नहीं होना, वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। तो आप आखिरी कॉलम में आए जरा, हमारा बैलेंस था 7710, लेकिन पहले ही दिन वो हो गया 5710। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ये 5710 का बैलेंस जो 1 जनवरी पे हो गया था, एक साल कांस्टेंट रहा है? तो इंटरेस्ट की जब आपने वर्किंग करनी होती है तो वही आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए, रेट चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2000? 1 जनवरी पे 5710 हो गया था, फिर वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5710 के साथ रेट लगा, कैलकुलेशन बैलेंस की बेस पे होगी। एक सेकंड सॉल्व करें जरा। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। और अच्छा रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लीजिएगा वेर एवर इज नेसेसरी, ऐसे पॉइंट्स में राउंडिंग ऑफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जी अप्रॉक्सीमेटली क्या फिगर बता रहे हैं? 857। प्लीज़ जो आ रहा है आप बता दीजिएगा प्लीज़। ये 857 कैलकुलेट किस पे किया मैंने? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। अब आ जाए ज़रा 2000 पे। 2000 पे होना है तो उसमें 857 इंटरेस्ट होगा इस साल का, तो कि बैलेंसिंग प्रिंसिपल फिर ढूंढा जा सकता है, कैसे आ जाएगा? 2000 माइनस दिस इंटरेस्ट, तो 1143 क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया। अभी लिखने की जल्दी नहीं प्लीज़ कर रहे आप, सबको पता चल गया ये बैलेंसिंग प्रिंसिपल कैसे सॉल्व हुआ है? इंटरेस्ट सॉल्व हुआ, टोटल रेंटल में से मैंने माइनस करके प्रिंसिपल निकाल लिया। अब 5710 में से अगर ये 2000 की अमाउंट पे हो जाए तो उसका प्रिंसिपल 1143 है। तो इस इंस्टॉलमेंट पे के पे होने के बाद फिर रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना रह जाएगा? 4567। अच्छा ये बात सबको पता है कि मैं 5710 में से ये 2000 पूरा का पूरा माइनस क्यों नहीं कर रहा? 5710 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो रेंटल्स हैं उनमें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी है ऑनवर्ड्स। तो प्लीज कौन से कॉलम की फिगर माइनस होनी है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लेस प्रिंसिपल पेड, और फिर रिमेनिंग प्रिंसिपल फिगर आनी है। ठीक है जी, यहां तक बेटा समझ आ गया सबको? प्लीज यहां तक समझ आ गया है? प्लीज़ ये ज़रा मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। मैं ये टेबल फिर एक कॉलम और एक लाइन रो और बनाऊंगा, फिर आपने कंप्लीट करना। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दो। चलिए एक साल और करवाएं ज़रा। नेक्स्ट रेंटल की डेट होगी 31 दिसंबर 2000। 2001। लुक एट द क्वेश्चन, उस दिन भी 2000 होगा। ठीक है सर, उस 2000 में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? 4567, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा 2001 का, तो उसका इंटरेस्ट कितना बना? 685 अप्रॉक्सीमेटली। प्रिंसिपल कैसे निकालो बैलेंसिंग? 1315। रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना बच जाएगा अगर ये इंस्टॉलमेंट भी पे हो जाए? तो 4567 माइनस 1315 इज इक्वल टू 323252। सबको जो समझ आ रहा है कि टेबल कैसे बन रहा है? जी एनी कन्फ्यूजन? चलिए अब यहाँ तक देख के बनाएं, आगे 2 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, वो फिर ज़रा इंडिविजुअली कंप्लीट करें प्लीज़। किसी की किसी फिगर में फिगर की कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ रिजॉल्व अभी। हर क्वेश्चन में लीज के शायद इसने बार बार बनना है इसी कॉन्सेप्ट से,
तो एक दफ़ा ही काइंडली सही तरह से बात को समझ के कंप्लीट कर लें। जी बेटा स्टूडेंट्स प्लीज़, अच्छा खुला खुला प्लीज़ बनाइएगा, एक एक लाइन बीच में छोड़ के। जी बेटा सभी कंप्लीट करें, फिर मैं एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ। अब आप लोग टेबल कंप्लीट कर लें, मैं फिर फिगर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। सही राउंड ऑफ करें, इमटेरियल डिफरेंसेस पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ों पे फोकस करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। राउंडिंग ऑफ की कोई ज़रूरत, कोई राउंडिंग ऑफ की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह राउंडिंग ऑफ होनी चाहिए वैसे करें। जी बेटा डेफिनेटली तला, ये तो ज़रूरी नहीं कि रेंटल सेम हो, रेंटल्स डिफरेंट हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह इससे ऐसा बात अभी आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी तो फर्स्ट एग्जांपल छोटी सी, जिससे ज़रा बेस बन जाए। जी अगर सब कुछ पे हो जाए बेटा तो लीज लाइबिलिटी फिर डेफिनेटली ज़ीरो होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली डेफिनेटली राउंडिंग ऑफ की वजह से एक आध रुपये का शायद डिफरेंस आ जाए, वरना अंडरस्टूड बात है कि अगर हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं तो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद फिर हमारी लाइबिलिटी ज़ीरो हो जानी चाहिए। शायद पता नहीं राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई एक आध का रुपये का डिफरेंस ना आ जाए, इमटेरियल डिफरेंस अपनी जगह। अदरवाइज लॉजिकली स्पीकिंग, असल में जब फिगर्स हम लिख रहे हैं तो राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से समटाइम एक आध दो रुपये, शायद एक रुपये का है डिफरेंस। आप बहरहाल फिगर लिखें, माने दें, कोई मसला नहीं। जी मुझे ज़रा करवाएंगे 31 दिसंबर 2002 अगर फिगर्स हो गई। 4 4 इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 15 12 बैलेंसिंग 1740, लास्ट वन 261 1739 शायद बन रहा है। कोई नहीं, बनने दे, कोई एक रुपये का वो जो ये मटीरियल सा डिफरेंस आ रहा है। तो आप सही राउंड ऑफ करें, बाकी वो ठीक है, एक आध रुपये से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्लीज टेबल का? इस टेबल का मकसद क्या है? ऊपर ब्रैकेट पड़े जहाँ हेडिंग लिखी थी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलहदा हो जाए, तो वही हमने किया। रेंटल्स में से प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलहदा हो जाए और उसकी बेस पे फिर हम इंशाल्लाह अभी वर्किंग कर लेंगे। लेकिन लगता है ये तो टाइम खत्म हो गया। जी टेबल कंप्लीट हो गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सबका टेबल कंप्लीट हो गया है? कोई कन्फ्यूजन टेबल रिलेटेड, कोई आज की डिस्कशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम? सब ओके है? चलें फिर, मेरा ख्याल है क्लास का टाइम ज़रा ख़त्म हो गया। इस टेबल की बेस पे हमने एक एंट्री करनी थी, तो वो इंशाल्लाह टाइम नहीं रहा तो कल डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अभी कोई ख़ास होमवर्क नहीं होगा, बस आप कोशिश करें कि जो हो रहा है इसे कोई 7 7 10 15 मिनट लगा के रोज़ का रोज़ रिवाइज़ कर लें। बुक्स इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस वीक में अवेलेबल हो जाएंगी, फिर आप तक सेंड भी इंशाल्लाह करनी है। तो मीनवाइल आपके साथ पीडीएफ तो इनके साथ शेयर होगी ना नोट्स की, तो बस रिवाइज़ करना शुरू करें, थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई के वाले से बस यूज़ टू करें। डेली बेसिस पे आपकी पार्टिसिपेशन हाईली इंकरेजिंग है। इससे ऑनलाइन ऑनलाइन मोड डेफिनेटली थोड़ा सा पढ़ने के लिए टफ तो हो जाता है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी सीखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर कल भी
अपने नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। टाइम पे ज्वाइन किया करें, पूरी क्लास को क्लास में पार्टिसिपेशन रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।